बच्चों आज का जो क्लास है वो क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हम बारे में बात करेंगे वो चैप्टर नंबर है फर्स्ट। इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास जितने भी बेसिक टर्म्स आती हैं वो उसकी मीनिंग क्या क्या है, और हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक या दो या बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक पॉपुलर सब्जेक्ट है जिसमें हमें बताया जाता है कि इंसान या जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अपना जो भी उसके पास अपना जो रिसोर्सेज है, क्योंकि ह्यूमन के पास जितने भी यहाँ पे ह्यूमन लोग रहते हैं उनके पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, वो होते हैं उनके पास लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है कि भाई उनके पास ज़्यादा नहीं है, वो चीज़ें कम ही हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो उसको कैसे एलोकेट करेगा जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अगर है या कोई सोसाइटी है तो वो सोशल वेलफेयर कर पाए। तो डेफिनेशन क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स की? तो इकोनॉमिक्स इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ सच अ मैनर दैट, मतलब क्या है यहाँ तक कि भाई जितने भी इकोनॉमिक्स में रहने वाले जो लोग हैं वो उनका जो बिहेवियर है, उनका बिहेवियर ये कहता है कि उनके पास जितना भी एलोकेशन है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनको इस तरीके से एलोकेट करें कि अगर एक कोई कंज्यूमर है, अगर वो क्या है कोई कंज्यूमर है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन। उसको क्या मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी में लोग रहते हैं या सोसाइटी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए? सोशल वेलफेयर मिलना चाहिए। सोशल वेलफेयर में आप एनजीओ लिख सकते हो, सोशल वेलफेयर में आप क्या लिख सकते हो? एनजीओ। प्रॉफिट में आपके पास मनी से रिलेटेड प्रॉफिट है ये, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन भाई जो आप कुछ भी खाओ, जो भी आप पहनो, कुछ भी उससे आपको क्या मिले? ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो है इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या है? इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मतलब क्या है? एक कोई सिस्टम है ये, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें वो लोग रहते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सारे लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे लोग रहते हैं, पैसे कमाते हैं और खर्च कर देते हैं इसी, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और वो उसी नीड्स के लिए काम करते हैं। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? स्कार्सिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ डिमांड में ज़्यादा होगी बट सप्लाई में कम होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ना अभी ना PS5 लेना है, मान लेते हैं आपने PlayStation 5 लेना है, तो आपके पास क्या है वो, कि अगर वो स्कार्सिटी में क्या है कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, जीरो लेवल पे हो रही है या कम हो रही है सप्लाई, जिसका मतलब क्या है वहाँ पे स्कार्सिटी है, ठीक है। तो स्कार्सिटी क्या होता है? जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है गुड्स की और उसकी सप्लाई के हिसाब से, सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, तो आपको बच्चों क्या पता लग जाएगा कि वो क्या है, स्कार्सिटी है। अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? अबेंडेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा। व्हेन अवेलेबल ऑफ गुड्स इज मोर देन इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब क्या है कि जितना भी हमारे पास चाहिए था हमें उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। जैसे कि गर्मियों में सनरेज, ठीक है, कि गर्मियों में ज़रूरत नहीं है सनरेज की इतनी, या सन की लाइट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लाइट मतलब यूवी रेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, बट हमें क्या है गर्मियों में वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही हैं, यानी कि अबेंडेंट है। बट वही बात करें अगर मैं सनराइज मतलब या सन की रेज़ की बात करूँ विंटर्स में, तो विंटर्स में उनके लिए क्या हो जाता है, वो स्कार्सिटी हो जाती है, मतलब कि खत्म हो जाती हैं। वो होती नहीं है, मतलब डिमांड तो बहुत ज़्यादा है बट सन की तरफ से उतनी सप्लाई नहीं होती। यानी सन के ऊपर हमें टैक्स लगा देना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होते हैं? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। बच्चों चॉइस की क्यों प्रॉब्लम है अभी बात करते हैं। इट अराइज बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, वो लिमिटेड है, बट जो भी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ना बच्चों, उसका क्या है, अल्टरनेटिव यूज भी है, अल्टरनेट यूज भी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास क्या है, कोई मान लेते हैं एक चीज आपके पास कार है, कार में क्या डलता है, पेट्रोल डलता है, बट आपके पास कार के साथ साथ आपके पास बाइक भी है, आपके पास और भी कोई व्हीकल है, ठीक है। तो आपने पेट्रोल चाहे इसमें भी डाल सकते हो चाहे इसमें भी डाल सकते हो, चलनी तो दोनों ही है, तो आपके पास क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, किस में डालूं, कार में डालूं, कार से जाऊं या आप बाइक से जाओ। आज बाइक से जाऊंगा तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, तो अल्टरनेटिव यूज भी है। अल्टरनेटिव यूज मतलब कि पेट्रोल का और जगह जगह कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज जो भी ये चीज है ना बच्चे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स कभी खत्म ही नहीं होती, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं कि भाई नहीं होंगी खत्म, चाहे जितना भी कर लो आप।
कभी ना कभी, कहीं न कहीं आप किसी न किसी मोड़ पे आके ये बोलोगे कि नहीं यार, ये और होता तो और कुछ अच्छा होता, और ये होता तो और अच्छा होता। जैसे कि अभी किसी के पास स्कूटी है, अब वो बोलेगा कि मेरे पास बाइक होनी चाहिए थी, अब वो बाइक हो जाएगी, फिर बोलेगा मेरे पे कार होनी चाहिए थी, कार हो जाएगा, वो बोलेगा कि यार मेरे पे एक और 2 कार होनी चाहिए थी, और इवन नंबर प्लेट के लिए कार होनी चाहिए थी। वो इन सब चीज़ों में फँस जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है बाबू? एक सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, जो भी उसके पास एलोकेटेड है, जो भी वो कैसे एलोकेट करता है अपने रिसोर्सेज को, इस सच अ मैनर कि भाई वो अगर कंज्यूमर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए? सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। अगर वो कोई प्रोड्यूसर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर वो सोसाइटी में लोग रहते हैं तो उसको क्या मिलना चाहिए? सोशल वेलफेयर मिलना चाहिए। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, इकोनॉमी क्या होता है? डिफाइन इकोनॉमी। इकोनॉमी बच्चे वो होता है, वो सिस्टम है व्हिच प्रोवाइड पीपल, पीपल को प्रोवाइड किया जाता है मीन्स टू वर्क, काम क्या कर रहे हैं, प्लस वो अपना लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को यापन करने के लिए, मतलब कि अपना ज रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं या मतलब जो डेली बेसिस की जो उनकी नीड्स है, उसको फुलफिल करने के लिए पैसे कमाते हैं, और ये पूरा एक इकोनॉमी बिल्ट होता है। स्कार्सिटी का मतलब क्या है बच्चों? स्कार्सिटी का मतलब है जब गुड्स ज़्यादा हो, कि गुड्स की ज़्यादा डिमांड हो और सप्लाई उनकी क्या हो? कम हो, तो हम बोलते हैं स्कार्सिटी। और अबंडेंट क्या होता है? जब वही गुड्स अगर हमारे पास डिमांड तो उनकी कम है लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, तो अबंडेंट होता है। कि मतलब अभी सनरेज़ या अभी गर्मियों के टाइम में सूरज की जो रोशनी है वो हमें चुभती है, ठीक है? क्योंकि हार्मफुल रेज़ हैं। तो अगर वो चुभ रही हैं तो हमें तो अभी रिक्वायरमेंट है नहीं उनका, लेकिन उनकी सप्लाई क्या है? भगवान ने बहुत ज़्यादा कर रखी है, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? अबंडेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है? अगर आपके डेफिनिशन में ये भी आता है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेट करना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमें चॉइस करनी पड़ती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में से, कि मेरे को कौन-सा यूज़ में लाना है, कौन-सा यूज़ में नहीं लाना है। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन वांट्स है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि भई हमें चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, तो ये मिल जाए, वो मिल जाए, ह्यूमन नेचर है, ग्रीडी रहते हैं लोग यहाँ पे। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या हमें समझाने को करता है? मैक्रो पैराडॉक्स, इट मीन्स व्हिच थिंग राइट एट माइक्रो लेवल दोज नीड नॉट टू बी राइट एट मैक्रो लेवल। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर माइक्रो लेवल पे हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे भी होगी तो अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेविंग, आपके घर वाले आपको 50 रुपए देते हैं, क्या देते हैं? आपको 50 रुपए देते हैं। आप इसमें से अगर 49 रुपीज़ सेव कर लोगे, तो ये क्या इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन है आपका? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो, एक डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स ये कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कि एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की क्या होती है? इनकम होती है। अगर मान लेते हैं मेरा अपना ट्यूशन सेंटर है और मैं उस सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं उनसे फीस ले रहा हूँ, ठीक है? तो अगर वो खर्चा नहीं करेंगे तो मेरी इनकम जनरेट नहीं होंगी, ठीक है? तो क्या हो गया यहाँ पे? कोई भी चीज़ अगर आप सेविंग कर रहे हो और आप बड़े लेवल पे सेविंग कर रहे हो, बड़े छोटे पार्ट का नहीं, आप बड़े पार्ट का उसमें यूज़ ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि इकोनॉमी का तो कोई सेटलमेंट नहीं कर रहे हो। तो इकोनॉमी में कोई हेल्प नहीं हो रही है, तो यानी सेविंग जो होती है अगर वो छोटे लेवल पे होगी तो ठीक है। अगर वो बड़े लेवल पे हो रही है, यानी कि उससे क्या है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, लोगों के इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा कि भाई सेविंग और जो काम माइक्रो कर सकता है माइक्रो लेवल पे, वो काम मैक्रो अपने लेवल पे करेगा। अगर आप माइक्रो में मैक्रो घुसा दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? जैसे मान लेते हैं कि आपने 50 रुपए का एग्जाम्पल दिया मैंने, कि आपको इनकम मिलती है 50 रुपए, आपने 49 क्या कर लिया? सेव कर लिया। आपके पास 1 रुपए है जो आप स्पेंड करते हो, तो आपने इकोनॉमी को कितने रुपए दिए? 1 रुपए दिए। आप सामने वाले को जब 1 रुपए दिए, तो वो भी तो यही चाहेगा ना कि इसमें से मैं 95 पैसे अपने पास रख लूँ और इसमें से 0.5 पैसे ही खर्च करूँ। यानी कि कोई भी लोग अगर ऐसे करेंगे तो इकोनॉमी क्या करेगी? धीरे-धीरे डिवैल्यूएट और डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी इकोनॉमी, उसकी जो जीडीपी है वो कम होते रहेगी धीरे-धीरे, तो वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने सेविंग ज़्यादा कर दी है। यानी कि कोई भी काम अगर स्मॉल लेवल पे होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर आप बड़े लेवल पे भी करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जैसे इफ सेविंग डन एट ए स्मॉल लेवल दैट इज़ बेनिफिशियल। सही बात है, अगर आप ₹1 की सेविंग करते तो ये अच्छी बात होती।
बट अगर आप लार्ज लेवल पे सेविंग कर रहे हो यानी 49 रुपीज़ सेव कर रहे हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे क्या हो रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे लोगों के पास पैसा कम पहुंच रहा है और कम पहुंचेगा तो वो कम खर्चा ही करेंगे, जिसके कारण वो बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो अगर कोई इकॉनमी है बच्चों, उसको क्या करना चाहिए, सेविंग कम पैसों की करनी चाहिए और एक्सपेंडिचर ज़्यादा पैसों का करना चाहिए, जितना उनका कमाई है। ये नहीं कि लोन ले लिया तो खर्चा करें, ऐसा नहीं, जितनी उनकी कमाई है उसके हिसाब से ही। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। दोबारा पढ़ते हैं, फटाफट में रिकॉल कर लेते हैं क्या था। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर माइक्रो लेवल पे हो रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि मैक्रो लेवल पे भी सही होगी। इसका एग्जाम्पल है, अगर आप सेविंग करते हो, अगर आप छोटा सा सेविंग करते हो, छोटा स्मॉल पार्ट सेविंग करते हो तो बेनिफिशियल है भाई, ठीक है। बट अगर आप उसी सेविंग का पार्ट बड़ा कर दो और लार्ज लेवल पे करो तो ये आपको बेनिफिशियल नहीं होगा। इससे क्या होगी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने के वाले हैं। माइक्रो होता है और मैक्रो होता है सबके पास, क्योंकि जो भी हमारे पास, ठीक है, माइक्रो होता है और मैक्रो होता है। तो माइक्रो क्या बताती है हमें, माइक्रो के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, वेलफेयर, ये सब चीज़ें। प्रोडक्ट प्राइसिंग में आते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, और फैक्टर प्राइसिंग में आते हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 4 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 4 फैक्टर्स इकोनॉमिक है। ठीक है, तो उसके फैक्टर के ही पैसे जो मिल रहे हैं उनको, वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब मैक्रो में क्या पढ़ेंगे हम, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। ये जरूरी नहीं है अभी आपके लिए, ठीक है, बट ये जरूरी होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये चार्ट के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा देखने को मिलता है, और ये क्वेश्चन कुछ हमें नंबरों में अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन जो है ये 4 या 5 के नंबर के बीच में रहता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर। हम किसके बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल मतलब कि छोटे लेवल पे बात करें। ठीक है, और अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमी। इसके बारे में हम बात करेंगे, बड़े लेवल की बात करेंगे। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है होल, एग्रीगेट का मतलब होता है होल, होल मतलब होता है भाई बहुत सारे लोग, होल लेवल का मतलब है बहुत सारे लोग। ठीक है, होल का मतलब है बहुत सारे लोग। पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करें, प्राइस डिटर्मिनेशन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि भाई पैसा कितना कहाँ खर्चा करें, पैसा कितना आया, पैसा कितना कमाया, ये बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेन प्रॉब्लम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब बड़े लेवल पे लोगों के पास इनकम होनी चाहिए, यानी कि जॉब होनी चाहिए, जॉब होगी तभी तो इनकम होगी। तो इसकी प्रॉब्लम इनकम भी है और इसकी प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट भी है। इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी, इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। अच्छा, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, बुरा मत माना, हम में से बहुत लोग मोटे होते हैं, तो मोटे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मोटा होना। मोटे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मोटा होना, बट हम उनका नाम भी क्या रख देते हैं, ये मोटा है भाई। ठीक है, ये मोटे लोग हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसी को हमने क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया। अगर याद ना हो आपको ऐसे तो आप ये रख सकते हो कि जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है वही उसका दूसरा नाम भी है। सेम चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, मतलब इसका जो नाम है वो क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, ये क्योंकि ये प्रॉब्लम थी ना, उसकी इनकम है प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, बट उसकी दूसरा नाम क्या हो गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी नाम से जानते हैं। मेन टूल्स क्या है, जैसे हमारे पास होते हैं ना टूल्स जिससे हम चीज़ों को ठीक करते हैं, तो द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मेन टूल क्या है यहाँ पे, डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई अभी हम पढ़ेंगे, डिमांड भी पढ़ेंगे, लेकिन इनके जो मेन जो टूल हैं वो क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी मेन टूल जो है वहाँ पे क्या है हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब बात करें लास्ट पॉइंट, इट इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, कि ये जो माइक्रो इकोनॉमी है ये किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमी का। बट अगर मैं मैक्रो इकोनॉमी की बात करूँ, मैक्रो इकोनॉमी जो पार्ट है वो है वाइडर कॉन्सेप्ट, मतलब बड़े लेवल पे खेल रहे हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो कितना क्या क्या एग्जांपल है, आ कंज्यूमर, आ प्रोड्यूसर, आप डिमांड भी लिख सकते हैं और आप सप्लाई भी लिख सकते हैं। ठीक है,
और अगर ऑल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट रिकॉल करें कि इसमें क्या क्या पढ़ा हमने। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जहाँ पे हम इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। इसके अल्टरनेट मैक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जिसमें हम एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, मतलब सभी लोगों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ सेकंड पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस डिटर्मिनेशन इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसी का नाम रख दिया गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? प्राइस डिटर्मिनेशन, और हमें क्या बता दिया गया, इसका नाम क्या है? प्राइस थ्योरी। और ये क्या है? इसका दूसरा नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब इसके बाद पढ़ते हैं, द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिमांड एंड सप्लाई। मेन टूल क्या है हमारे पास? डिमांड एंड सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और वही मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन जो टूल है वो क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमी है वो किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमी का। और जो मैक्रो इकोनॉमी वो पार्ट है वो है वाइडर कॉन्सेप्ट का। इसका एग्जांपल है अ कंज्यूमर अ प्रोड्यूसर, इसका एग्जांपल है ऑल कंज्यूमर और ऑल प्रोड्यूसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये मेन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन भी कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसते हैं। और ये जो ऊपर वन डेफिनेशन की जो थी, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और वो एक या आधे नंबर या डेफिनेशन के थ्रू ही पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास जो 1 थी चैप्टर नंबर वो समझ में आया होगा। और इसके और रिगार्डिंग वीडियो बनेगी तो क्लास 1 2 3 दिन में कवर हो जाएगी। थैंक यू।